आखिर इजिप्ट की इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच इस सुरंग के अंदर ऐसा क्या छुपा था जिसको देखकर रिसर्चर्स पूरी तरह से हैरान रह गए। इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल के करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल जर्फ कहा जाता है। इजिप्टोलॉजिस्ट को यहाँ से लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर खोदे गए कई टनल्स मिले जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वो मंजर देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को बोट्स के कई पुर्जे जरूर मिले। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग कुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट पियर फटले इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि उन्होंने कई हाइरोग्लिफिक्स पे ये नाम पहले भी देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है हमारा खुदा कुफू हमारी हिफाजत करे। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग को खुदा मानते थे और वो जहाँ भी काम करते थे वहाँ अपने खुदा यानी किंग का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पे लिखा ये नाम इस बात की निशानी थी कि ये एंशिएंट स्टोर रूम किंग कुफू के दौर में इस्तेमाल होता था। इस सीक्रेट स्टोर रूम की जब तहकीकात की गई तो हैरत अंगेज तौर पे यहाँ से एक पपायरस भी मिला जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट पे क्या कुछ लिखा था इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रिस्टोर करवाया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रिस्टोर करवाया गया तो किंग कुफू के दौर की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पपायरस को लिखने वाला मिरर नामे एक सुपरवाइजर था जो किंग कुफू के लिए काम करता था। ये एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ जो भी काम करता था वो लिख लिया करता था। एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और फिर उसका लॉजिक बनाना इजिप्टोलॉजिस्ट के लिए काफी मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वो ये था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वो किंग कुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पपायरस से ये मालूम पड़ा कि मिरर नामी सुपरवाइजर कोपर को बोट से अनलोड करके डोंकीज की मदद से उसको नाइल रिवर तक पहुंचाता था जहां से दोबारा बोट्स पर लाद कर कोपर को पिरामिड साइट तक पहुंचाया करता था। ये इन्फॉर्मेशन जानकर इजिप्टोलॉजिस्ट को सारी कहानी समझ आने लगी। उस दौर में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उसकी टीम बोट्स में बैठकर समंदर के उस पार साइनाई पेनिनसुला जाया करते थे। साइनाई में आज भी खासा कोपर पाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कोपर कहाँ इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कोपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को टूरा कहा जाता है। इजिप्टोलॉजिस्ट को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये जाहिर होता है कि पिरामिड बनाने के लाइमस्टोन के ब्लॉक्स यहीं से काटे जाते थे। लेकिन आखिर कैसे 2.5 टन वजनी ब्लॉक्स को पहाड़ से अलग किया जाता था और वो भी परफेक्ट शेप में। ये जानने के लिए जरूरी था कि कोपर टूल की मदद से खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कोपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद ये नोटिस किया गया कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस काफी एक्सपीरियंस्ड थे, इसी वजह से वो ये काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। एक्सपर्ट्स की टीम को अब ये जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। इसी वजह से ये जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर के फासले पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के बीचों बीच हैटनोप का मकाम मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वो जगह मिली जहाँ से एंशिएंट इजिप्शियंस स्टेच्यूज बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्शियन एलाबास्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग्स अपने स्टेच्यूज बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टेच्यू बनाने के लिए जाहिर है यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा और वो भी 1 पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ आई थी। ये साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराख मिला। जमीन से कई फीट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई स्टेयर्स और एक रैंप नुमा चीज नजर आई और ज्यादा खुदाई के बाद स्टेयर्स पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप जिसकी स्लोप 25% के आसपास थी और स्टेयर्स पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे? एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सब कुछ क्वारी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद ये नतीजा निकाला गया कि इन गड्ढों में लकड़ी के तने डाले जाते थे, स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थी, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पे स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड्स के स्टेयर्स पर वर्कर्स रस्सियों और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे, जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता था।